हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अरूबा और आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों से बात करनी है। मेरे पास एक पेशेंट आई अभी बिल्कुल बिफोर दिस, जिन्होंने आके मुझे कहा कि सारे डॉक्टर्स बहुत फ़ज़ूल हैं पाकिस्तान में एंड शी सेड कि मेरा मजाक बनाया हुआ है डॉक्टर्स ने, पैसे लेते रहते हैं मुझसे, मुझे कहते हैं ये कर लो वो कर लो और मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं आते। मैंने उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने मुझे कहा मुझे स्कैल्प के अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और जब तक मुझे वो ट्रीटमेंट देते हैं तो मैं ठीक रहती हूँ, जैसे ही मैं उनकी ट्रीटमेंट छोड़ती हूँ तो मेरा हाल ख़राब हो जाता है। मैंने उनसे कहा अच्छा चले, मैंने उनका स्कैन किया तो मुझे पता चला कि उनको है सोराइसिस। अगर आपको नहीं पता कि सोराइसिस क्या है, तो सोराइसिस इस तरह की ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी के सेल्स, जो कि स्पेसिफिकली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, वो खुद जाके आपकी अटैक करना शुरू कर देते हैं सेल्स को। उसके ऊपर स्किन की और फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स इन सम केसेस बहुत ज़्यादा पेशेंट जब अपनी स्क्रैच करते तो वो ब्लीड कर रहा होता है, उसके हाथ में पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो रही थी। दैट इज़ हाउ वी फाइंड आउट कि हाँ इस पेशेंट को सोराइसिस है। सोराइसिस बढ़ता रहता है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को नजर आना शुरू होता है स्कैल्प पे। यहाँ पे नीज और एल्बोज में बहुत कॉमनली पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कहानी बताने की रीज़न ये है कि सोराइसिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। ऑटोइम्यून का मतलब ये है कि आपके अपने बॉडी के सेल्स अटैक कर रहे हैं, वो ट्रिगर होता रहता है। कौन कौन सी चीज़ से ट्रिगर हो सकता है? वो स्कैल्प में ट्रिगर हो जाता है, स्कैल्प में भी और जनरली बॉडी में भी वो ट्रिगर होता है स्ट्रेस से, डेयरी प्रोडक्ट से, दूध ज़्यादा, लोगों का इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने उनको हो जाता है। समटाइम्स स्टडीज़ के हिसाब से रेड मीट इवन उससे होता है। एक्सट्रीम कंडीशन, स्विमिंग, कॉमन सेंस की बात है। अगर एक चीज़ सारी चीज़ें आप कर रहे हो ऊपर से, अब मैंने उनसे पूछा था, मैंने उनकी रूटीन पूरी फिगर आउट की। उन्होंने मुझे क्या क्या बोला, उन्होंने बोला स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, मेरी सांस बहुत अजीब है, खौफनाक है उनके से, मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है। सेकेंडली, रेड मीट के अलावा तो मैं कोई चीज़ खाती नहीं हूँ। थर्डली, मैं स्विमिंग भी करती हूँ। फोर्थली, मैं पूरे दिन किचन में रहती हूँ। इसका से एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन उनको मिलता रहता है। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा अगर आप ये सारी चीज़ें कर रही हैं और फिर ऊपर से आप मेडिकेशन भी नहीं ले रही, इसको मैनेज भी नहीं कर रही, तो ये कैसे ठीक रहेगा? सोराइसिस ठीक कभी नहीं होता, ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है, इसको आप सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। जब मैंने उनसे ये सवाल किया, उन्होंने कहा क्या मतलब कभी मैं ठीक नहीं हो सकती इस चीज़ से? मैंने उनको समझाया कि आप इसको मैनेज कर सकते हो, आपने इस ट्रिगर से दूर रहना है। तो मेरा बताने का ये है, फिर आप देखा जाए तो यहाँ पे गलती किसकी है। एक और मैं सिनारियो बताती हूँ जिसमें ये है कि पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो बहुत कॉमनली है, उसमें आप लोग भी काफ़ी लोग इनमें से गिल्टी होंगे, जिनमें वो कहेंगे कि हमारे ना दो किस्म के लोग हैं, हमारे बाल गिर रहे हैं। जिनके 150 स्ट्रैंड से कम बाल होंगे, उन्होंने इतना एक वो बनाया हुआ होता है कि हमारे हम गंजे हो रहे हैं। मैं उनका स्कैन करती हूँ, सब कुछ नॉर्मल आता है, मैं कहती हूँ नहीं आप गंजे नहीं हो रहे, ये नॉर्मल प्रोसेस है, 150 स्ट्रैंड्स आपके बालों के गिरने हैं, इट इज़ नॉर्मल। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। दूसरे पेशेंट्स आते हैं जिनके 150 से ज़्यादा स्ट्रैंड्स गिर रहे होते हैं, उनकी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है। उनका जब मैं टेस्ट करवाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनको एंड्रोजेनेटिक कॉम्पोनेंट है, जिसका मतलब ये है कि उनके जो हार्मोन है DHT उनके बालों को पतला कर रहा होता है और इवेंचुअली उनके बाल गिर रहे होते हैं, उनका स्कैल्प शो होना शुरू हो जाता है, मर्दों में बॉल्डनेस शुरू हो जाती है। अब इतने सीवियर केसेस में पेशेंट आगे मुझे कहेंगे कि हम एक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने हमें मेडिकेशन लिख के दी, मैंने महीना यूज की और फिर मैंने छोड़ दी। अब मैं उनसे कहूंगी क्यों आपने छोड़ी, क्यों? तो कहेंगे जो इफेक्ट आना था वो महीने में आ जाना चाहिए था। और फिर मैं उनसे कहूंगी कि देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको डायबिटीज़ है, आप जिंदगी भर इंसुलिन लेते हो। अगर आपको कोई क्रॉनिक लंग कंडीशन है, आप उसकी दवाइयाँ भी लेते हो। आपको कोई हार्ट का मसला है, आप उसकी भी दवाइयाँ लेते हो। तो जब आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिंदगी भर आपको इसके लिए मैनेज करने के लिए आपको मेडिकेशन नहीं लेनी पड़ेगी? बहुत सारे लोग ये करते हैं, मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करेंगे, मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करते ही कहेंगे कि हमारे बाल अच्छे हो रहे थे, जैसे हमने मिनॉक्सिडिल छोड़ा उसके बाद सारे हमारे बाल गिरना शुरू हो गए। भाई आपका एक एक्टिव हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिवली आपके बालों को पतला करके गिरा रहा है, आपने उससे एक्टिवली हर वक्त लड़ाई करनी है। दैट इज अनफॉर्चुनेटली द कंडीशन दैट यू आर बोर्न विद एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। मुझे क्या मतलब हम जिंदगी भर किस स्प्रेज लगाएंगे? मैं कहूँगी मैं लगाती हूँ। हमें आपकी जैसी हेयर लाइन चाहिए, मैं 5 साल से अपने बालों की ट्रीटमेंट करी हूँ, एक दिन नहीं मैं छोड़ती। तो आप 10 मिनट रात को अपने बालों को नहीं दे सकते, मगर आगे से आप आके मुझसे इस बात से वो कर रहे होते हो कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट बताएं कि एक रात में चमकदार हो जाए। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है आजकल पेशेंट से वो ये आ रही है कि वो फॉलो नहीं करते चीज़ें, वो एक डॉक्टर से उठ के दूसरे डॉक्टर की बुराई करने बैठ जाते हैं, विच आई डोंट अप्रिशिएट।
और मुझे बहुत बुरा लगता है ये। मेरे क्लिनिक में रोज़ बहुत पेशेंट्स आते हैं, उनमें से कोई बेरली एक पेशेंट ऐसा होगा जो कि आके एक डॉक्टर की बुराई ना करे। ट्रिमेंडसली उनकी ट्रीटमेंट्स चल रही होती हैं, वो खुद स्टॉप कर देते हैं बीच में, टेस्ट नहीं कराते। जब मैं उनसे कहती हूँ आप टेस्ट करा लें, ये क्या बात हुई, टेस्ट करवाऊँ, इतने महंगे तो टेस्ट हैं। आई नो, अनफॉर्चुनेटली आई नो महंगे टेस्ट हैं। वहीं अगर उनको कोई कह देना कि इंजेक्शन लगवा लो एक्सोसोम को, तो वो एक्सोसोम का इंजेक्शन लगा लेंगे, टेस्ट नहीं कराएंगे, अपने फिगर आउट नहीं करेंगे रूट कॉज कि है क्या। मुझे सबसे बड़ी स्ट्रगल ये आ रही है कि मेरा रूल है, मैं कभी पेशेंट को ट्रीट नहीं करती जब तक उनके टेस्ट ना देखूंगी। जब तक उनके टेस्ट नहीं देखूंगी मुझे रूट कॉज नहीं पता चलेगी, रूट कॉज नहीं पता चलेगी, मुझे नहीं पता उनका क्या रीज़न है। मैं उन्हें कहती हूँ आप टेस्ट करा के आए, वो मुझसे आगे से बहस करना शुरू कर देते हैं कि ये तो महंगे टेस्ट हैं, ये है वो है। मैं कहती हूँ भाई मैंने थोड़ी इन्वेंट की है, मेरा कोई लैब वालों के साथ थोड़ी कुछ है, दिस इज़ हाउ इट इज़। आपके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, और उससे क्या होता है कि इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग टू बी ऑनेस्ट फॉर द पेशेंट इज वेल। जो पेशेंट इस तरह की बातें कर रहा होता है, वो दिख रहा होता है कि वो खुद एजुकेटेड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो दूसरे के एजुकेटेड इंसान को समझ नहीं रहा है, वो अपना भी काम ख़राब कर रहा है, अपना फ्यूचर भी ख़राब कर रहा है, और वो उस सब में फ्रस्ट्रेशन में कॉन्स्टेंट। सिंपल सी चीज़ है, डॉक्टर्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी ना लगा दी होती है जो भी स्पेशलाइजेशन वो करते हैं, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी लगी हुई होती है उसमें। देयर इज़ नो सिंपल स्पेशलाइजेशन, एवरीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ टाइम, और वो उस चीज़ के अंदर तक घुस चुके होते हैं और उनको पता होता है कि भाई इसको ट्रीट किस तरह करना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई हज़ारों गज़िलियंस ऑफ पेशेंट्स पहले देख चुके होते हैं। उनको पता होता है ट्रीटमेंट इस पेशेंट के लिए काम करेगी, ये ट्रीटमेंट इस पेशेंट के लिए काम नहीं करेगी। होता क्या है कि जब आपको सही ट्रीटमेंट बता रहे होते हैं ना, आप उनकी ट्रीटमेंट को ख़राब कर देते हो, बिकॉज आप आगे से अपनी कंडीशंस ले आते हो, मगर आपको रिजल्ट्स परफेक्ट चाहिए होते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। मुझे वीडियो बनाने का मेरा ये था कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे हों, बेस्ट हों, बाहर से पढ़े हुए आए हुए, उनकी डिस्टिंक्शंस हों, बट पेशेंट भी उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पेशेंट को भी उतना समझना चाहिए कंडीशन को, पेशेंट को भी अपने टाइम पे आना चाहिए अपॉइंटमेंट्स में। एक दफ़ा में आके एक दफ़ा की चीज़ से कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं होती। तो एक बहुत बुरा कल्चर, जैसे मैंने अपना क्लिनिक खोला है, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि एक पेशेंट आ गया, उसकी डॉक्टर की बुराई, उसकी डॉक्टर की बुराई, उसकी डॉक्टर की बुराई, एंड आई एम श्योर कि वो जब उन लोगों की बुराई करते हैं तो मेरी भी जाके बहुत सारे लोगों के सामने करते होंगे, अपनी गलती नहीं बताएंगे किसी को भी। ठीक है, मैंने रिसेंटली एक कॉमेंट भी पढ़ा जिसमें उन्होंने किसी ने कहा हुआ था कि इनकी तो प्रोडक्ट स्कैम है, और उसके नीचे लड़की ने लिखा हुआ था आपने इस्तेमाल की हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया था हाँ मैंने 1 महीने प्रोडक्ट इस्तेमाल की, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पहले अपने टेस्ट करवाएं। मैं हमेशा कहती हूँ आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, फेरेटिन की डेफिशिएंसी होगी, आपको एनर्जेटिक एलोपेशिया चल रहा होगा, आप एक तेल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैजिक, उससे मेरी प्रोडक्ट स्कैम हुई कि आपकी नॉलेज स्कैम हुई या आपकी अपनी इंफॉर्मेशन स्कैम हुई। कहने का मकसद ये है कि हम डॉक्टर्स के ऊपर तो बहुत वीडियोस बना लेते हैं, हम बहुत आराम से हेट थ्रो कर देते हैं, हम अपनी गलती नहीं देखते। ये इस चीज़ को हमारी ना सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। आपने अपने अंदर भी देखना है, या तो आपको एक डॉक्टर चीज़ सुना रहा है, एक चीज़ समझा रहा है, आप उसको इतना फ्रस्ट्रेट ना करो। हमारे आपको पता है जब मेरा एग्ज़ाम हो रहा था हेयर स्पेशलाइजेशन का, हमारा एक चैप्टर था जिसके अंदर था कि कंप्लाइंट पेशेंट्स एंड नॉन कंप्लाइंट पेशेंट्स। इसके अंदर ये सिखाया जाता है कि भाई किस पेशेंट को आपने क्या चीज़ देनी है और किसको नहीं देनी। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि वो पेशेंट कंप्लाइंट नहीं है। लाइक कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपकी जैसे ऑटोइम्यून कंडीशन है उसको रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, बट उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट आके हर महीने अपने टेस्ट चेक करवाए ताकि हम उसके अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है उसको बैलेंस कर पाए। अब एक पेशेंट है वो इतनी हार्श मेडिकेशन ले रहा है, हाँ उससे इफेक्ट्स मिल रहे हैं, मगर वो इतना कंप्लाइंट नहीं है कि वो जाके अपने टेस्ट करवा के आपके पास आए। एंड में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो आके आपके ऊपर शोर करेगा। वो ये नहीं देखा कि आपने उसको कहा था हर महीने आके टेस्ट करवा के मुझे ज़रूर दिखाना है। तो बहुत दफ़ा डॉक्टर्स ये भी करते हैं कि वो देख लेते हैं कि ऑब्जर्व कर लेते हैं ये पेशेंट कंप्लाइंट नहीं है, इसके ऊपर नहीं करना, इसको नहीं देना है मेडिकेशन, उसको ऑब्वियसली फिर इफेक्ट भी नहीं मिलता, एटलीस्ट कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती जिस ताकि वो डॉक्टर को ब्लेम करे। सिमिलरली ट्रांसप्लांट के टाइम पे मैं और बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स चूज़ करते हैं अपने ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स। वो हर पेशेंट को ट्रांसप्लांट नहीं करते। जैसे अगर एक पेशेंट स्मोक करते उसको ट्रांसप्लांट नहीं करते, उनको पता है उसके बाल गिर जाने, वो ड्रग्स करते उसके बाल गिर जाने, कोई फ़ायदा नहीं, लगाएंगे भी अगले दिन गिरे हुए होंगे। कोई इस तरह का पेशेंट जिसने अपनी मेडिकेशन नहीं लेनी, अपनी स्प्रेज नहीं लगाना है, हमें पता होता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, जो उसके बाद हमने लगा दिए वो तो रहेंगे, बट बाकी सारे गंजा हो जाएगा। फिर आके हमारे सामने बैठा हुआ होगा कि आपने क्या काम किया, मेरे तो सारे अपनी गलती नहीं मानेंगे, अपना प्रॉब्लम उनसे पूछना शुरू करो, खुद ही बता रहे होंगे नहीं मैंने तो ना मेडिकेशन ली है। मुझे एक पेशेंट है मेरा बहुत फ़नी है, उसका एलोपेशिया अरियाटा है, वहाँ के मुझे हर दफ़ा कहता है, मैं जब भी उसको मेडिकेशन देती हूँ
वो छुट्टियों में चले जाता है वेकेशंस पे, आके फिर मुझे कहते हैं आपने जो जो कहा था उसमें से मैंने कुछ भी नहीं किया। द पॉइंट इज, एक तो आप खुद अपने डॉक्टर ना बनो, गूगल को अपना डॉक्टर ना बनाओ। अगर एक चीज़ का कोई स्पेशलिस्ट है तो उसके पास जाओ और उसको ट्रस्ट करो और जो वो कह रहा है उसको फॉलो करो। अच्छे डॉक्टर्स ढूंढने के बजाय अच्छे पेशेंट ही बन, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको वो हेल्प करेगा। आप जब बार बार जाते हो ना पेशेंट के पास, डॉक्टर्स के पास, उनको पता होता है ये पेशेंट सीरियस है अपने मसले के लिए, वो खुद ट्रिपल एफर्ट डाल रहे हो। पर एक पेशेंट ने आके आके बैठेगा, वो कहेगा मैंने टेस्ट भी नहीं कराने, मैंने ये भी नहीं कराना, मैंने ये भी नहीं करना, मैंने वो भी नहीं करना। फिर डॉक्टर कहेगा यार ना, इससे मुझे पता है अपना भी टाइम ज़ाया करना, मेरा भी टाइम ज़ाया करना। तो ये आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी। ऑब्वियसली ब्लेम करना बहुत आसान होता है, कोई अपने अंदर प्रॉब्लम नहीं देखता। एंड लास्टली, हर चीज़ को ना साइंटिफिकली खुद रिसर्च क्या करें, पढ़ा करें, सिर्फ गूगल से नहीं, बहुत रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उन पे पढ़ा करें और अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करें, अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करें, ताकि जो आपसे कोई दूसरा बंदा बात कर रहा हो उसे फील हो कि हाँ मैं एक एजुकेटेड इंसान से बात कर रहा हूँ। ऐसा इंसान नहीं है जिसको ना खुद कुछ पता है और वो बल्कि अपना केस खुद ही सारा ख़राब कर देगा। एंड प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। बहुत बुरा लगता है कि आके एक डॉक्टर की एक दूसरे डॉक्टर से बुराई करना। दिस हैज़ टू स्टॉप, दिस इज़ वेरी बैड। इफ़ यू डोंट लाइक द डॉक्टर, जस्ट डोंट गो टू देम। आप पहले थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लो, आपको उसकी नहीं समझ आ रही है, आप ना जाओ, उसके बाद वो कौन सा आपको फोर्स कर रहा है कि आप आओ। तो अगेन मैं यही बस एंड पे कहूँगी कि एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने से पहले एक अच्छा पेशेंट ज़रूर बने।